दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आप आज की पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये हाल में जो हमारी इसकी कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरिन लिविंग रिसोर्सेज की मीटिंग हुई थी, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है Antarctic Treaty regulate international relation with respect to Antarctica. Second option is for the purposes of the treaty system, Antarctica is defined as all of the land and ice shelf south of 75° south latitude. Third option is the treaty establishes freedom of scientific investigation and bans military activity on the continent. Fourth option is Antarctica is Earth's only continent without a native human population. इसका सही आंसर है 1, 3 and 4। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है इसमें, क्योंकि इसकी जो हमारी 60° लैटिट्यूड जो हमारा सदर्न लैटिट्यूड है उसके नीचे उसको कंसिडर किया गया है, ना कि 75°। एग्जामिनेशन में भी यूपीएससी या फिर कोई और एग्जाम में थोड़ा डेटा से मैनिपुलेट करती है, बाकी ऑप्शन सही दे करके कई बार चेंज कर देती है एक में, ताकि आपको फंसाया जा सके। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये हमारी जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, उस समय की फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट थी हमारी, उस समय जो एस्टेब्लिश हुई थी। ये फोर्स में आई थी 1961 में फोर्स में आई थी, और ये अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। और साथ में जो इसका जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वो ब्यूनस एयर्स में है, अर्जेंटीना में है। अंटार्कटिका ट्रीटी के कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि है नो मिलिट्री यूज, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटा, एनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो थे उस समय की तो उसको होल्ड पे रख दिया गया, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करना है। और साथ ही यहाँ पे ये जो हमारा अप्लाई होता है अप्लाइज टू लैंड बट नॉट सीज, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मिथुन इज द स्टेट एनिमल एंड हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल सील ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज रिचुअली द मोस्ट वैल्यूड स्पीसीज इन द स्टेट। सेकंड ऑप्शन इज फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट। आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है नागालैंड। मिथुन एक तरह से की गौर है, भैंसे की जैसे दिखने वाला एक एनिमल होता है, जिसको कि गौर का एक सब स्पीसीज है। ये स्टेट एनिमल है हमारे नागालैंड का, और साथ ही वहां के ऑफिशियल सील में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नागालैंड में ही है। जो 3 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे नागालैंड में, एक है फकीम, दूसरी है पुली बस्ते, तीसरा है रंगा पहाड़। और हमारी जो एक नेशनल पार्क है, जो वहां पे बस एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है हमारे नागालैंड में, इनतंकी यहाँ की नेशनल पार्क है। आपको इस चारों नाम को याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके नाम देकर के आपको मैचिंग में या फिर कहीं और पूछ सकते हैं, या पूछा जाता भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ब्लू मकाओ से। ब्लू मकाओ अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि इसको असम के स्टेट के कम बॉटनिकल गार्डन में इसको रिलीज किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है the blue macaw is a parrot native to tropical forest in Africa. Second is it is listed as vulnerable in the IUCN Red List. इसका सही आंसर है 2 ओनली। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत इसलिए है क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारे सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और खास करके पैराग्वे और ब्राजील के एरिया में। जो इसकी IUCN स्टेटस है ये हमारी वनरेबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज से रिलेटेड है। इसी कारण से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, क्योंकि हाल ही में अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन है डोबरा चांटी ब्रिज इज इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज। सही आंसर है इसका, बोथ सही है। टेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, और जो हमारा डोबरा चांटी जो ब्रिज है ये इंडिया का भी लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। टेहरी डैम को जैसे आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये हमारे उत्तराखंड स्टेट में है। हमारा टेहरी डैम जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है, और साथ ही वर्ल्ड का ये 4th हाईएस्ट डैम है। इसकी जो हाइट है ये करीब 260 मीटर हाइट है, और उसकी 592 किलोमीटर लंबा है ये।
इसलिए फर्स्ट ऑप्शन का सही था। जो हमारी दूसरा ऑप्शन दे रखा था डोबरा चांटी, ये अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। इसको बनने में करीब 14 साल लग गए। डोबरा चांटी को करेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये करीब 440 मीटर लंबा एक ब्रिज है, सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। और टेरी डैम के बारे में देखते हैं तो टेरी डैम हमारा जो बना था ये रिवर भागीरथी पे है। इसको आपको रिवर को ध्यान रखना है कि ये रिवर भागीरथी पे है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। आपको बताना है कि इंडिया कौन सी दूसरी कंट्री के साथ इस इनिशिएटिव को चालू किया था, यूएसए, रसिया, पोलैंड या फिर फ्रांस। सही आंसर है इसका रशिया। ये अभी एम और सीरियस, जिसका फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को चालू किया गया है। ये एक तरह के 14 डे वर्चुअल प्रोग्राम है इंडियन और रशियन स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें स्टूडेंट्स लोग वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे कोरोना काल को देखते हुए। इसलिए आपको उस कंट्री का याद रखना है कि एम्स और सीरियस जो मिल करके बनाए थे, तो कौन सी दो कंट्री मिलकर बनाई है, तो इंडिया और रशिया मिलकर के ये इनिशिएटिव को चालू करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वेस्टलैंड्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टलैंड्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सोशल, कल्चरल, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम ऑफ द एरिया। सेकंड ऑप्शन है 17% ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड अकॉर्डिंग टू द वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019। इसका सही आंसर है, सही आंसर है इसका 2 ओनली, क्योंकि हमारी जो वेस्टलैंड का कैटेगराइजेशन होता है उसमें हम लोग सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल और फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। और हाल ही में इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे इंडिया में करीब 17% हमारे जो वेस्टलैंड है, ये वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया जो 2019 पब्लिश हुई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश हुई थी और साथ ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ में। जैसे हम लोग आपने कल देखा था कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसी सैटेलाइट सबका यूज करके हम लोग लैंड का मैपिंग करते हैं। और हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया में अभी फिलहाल बहुत कम है, 0.12 हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड में इसका जो है 0.29 हेक्टेयर है पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी। और जो हमने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग इग्नोर करते हैं सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वेस्टलैंड का। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ये एटलस पब्लिश किया गया था और साथ ही कोलैबोरेशन किसके द्वारा, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा कोलैबोरेट करके दोनों ने पब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ईपीएफओ से। ईपीएफओ काफी न्यूज में बना रहता है क्योंकि ये पेंशनर को ध्यान में रखता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड ऑप्शन है इट हैज अलाउड पेंशनर टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट टू अवेल द बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ द हार्ड कॉपी। इसका सही आंसर है 2 ओनली, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में नहीं आता है ईपीएफओ। सेकंड ऑप्शन सही है क्योंकि ईपीएफओ ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है पेंशनर्स को। ईपीएफओ जो हमारा आता है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही ईपीएफओ द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं पेंशनर्स कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पहले की तरह अब हर बार नवंबर में ही सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी नहीं है। अब पेंशनर्स कभी भी साल में जमा कर सकते हैं, डिजिटल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं कभी भी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होगी। इसलिए न्यूज में बना हुआ है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिश करी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। लास्ट ऑप्शन है इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये रिपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा पब्लिश हुई है, जिसमें कि हमारे ह्यूमन के द्वारा इंपैक्ट जो हुआ है क्लाइमेट पे उसको हम लोग कंसिडर किया गया है। इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की जो एवरेज टेम्परेचर है वो करीब 0.7 डिग्री बढ़ गई है 1901 से लेकर 2018 के बीच में। और जो हमारे सी सरफेस टेम्परेचर है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में 1 डिग्री का जिसमें इंक्रीज हुआ है 1951 से लेकर 2015 के बीच में। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोपेंसिटी ऑफ ड्रॉट्स भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे डिक्रीज ऑफ सीजनल समर मॉनसून में भी डिक्रीज हुआ है। इसीलिए
इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।